यूटा का डेजर्ट। रात के बजे हैं लगभग 2। चारों तरफ बिल्कुल शांति है। एक ऐसी शांति जो सुकून नहीं है पर डर पैदा करती है। अंधेरे में एक रोशनी तैर रही है। ये कोई हवाई जहाज नहीं है, किसी गाड़ी की हेडलाइट भी नहीं है। यह हवा में बिना किसी आवाज़ के चल रही है। अचानक ये रोशनी गायब हो जाती है। उसके बाद वहाँ बस अंधेरा बचता है और एक अजीब सी ठंड। इस जगह पर जो होता है उसका कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है। साइंस यहाँ आकर कमज़ोर हो जाती है। ये कोई हॉरर मूवी का सीन नहीं है, ये एक असली जगह है। एक ऐसी जगह जिसे हम आज स्किन वॉकर रेंज के नाम से जानते हैं। दुनिया की सबसे रहस्यमय ज़मीन उनीटा बेसिन, यूटा। करीब 512 एकर्स में फैला ये रेंज दिन का उजाले में बिल्कुल आम लगता है। एक टिपिकल अमेरिकन कासल रेंच। यहाँ की ज़मीन बंजर है पर इसमें एक अजीब सी खूबसूरती है। आसमान बिल्कुल साफ दिखता है। मीलों तक कोई पड़ोसी नहीं है, कोई शोर नहीं, कुछ नहीं। सदियों तक यहाँ नेटिव अमेरिकन ट्राइब्स रहते थे, ऊटी ट्राइब्स और नवजो ट्राइब। पर उनका मानना था कि इस ज़मीन पर कुछ गलत है। उन्होंने इसे श्रापित माना। उनके मुताबिक यहाँ एक ऐसी ताकत है, साया है, जो अपना रूप बदल सकती है, जिससे उन्होंने नाम दिया स्किन वॉकर। लेकिन बाहर की दुनिया के लिए ये सिर्फ एक आम ज़मीन का टुकड़ा था। एक ऐसा जगह जहाँ लोग अपने जानवर चराते थे और एक शांत जिंदगी बिताते थे। किसी को अंदाज़ा नहीं था कि इस मिट्टी के नीचे या इस आसमान के ऊपर क्या छुपा है। साल था 1994। टेरी और ग्वेन शर्मन ने इस रैंच को खरीदा। वो एक आम परिवार थे। उनका सपना था कि इस खुली जगह पर वो अपने जानवर पालेंगे, बच्चों के लिए एक अच्छी ज़िंदगी बनाएंगे। जब उन्होंने ये प्रॉपर्टी देखी तो ये उन्हें बिल्कुल परफेक्ट लगी। पर जब वो पहली बार यहाँ शिफ्ट हुए तो कुछ अजीब बातें सामने आई। उन्होंने देखा घर के हर दरवाजे पर अंदर और बाहर दोनों तरफ हैवी डेडबोल्ट लॉक लगे थे। खिड़कियों को लोहे की कीलों से बंद किया गया था। पिछले मालिक ने अपनी मर्जी से ये घर छोड़ा था। उन्होंने शर्मन परिवार को एक ही अजीब सलाह दी थी, कभी ज़मीन की मिट्टी मत खोदना। शर्मन ने इस बातों को इग्नोर किया। उन्हें लगा ये किसी पुराने आदमी का डर होगा। पर रैंच पर आने के पहले ही दिन उनका सामना एक ऐसी चीज़ से हुआ जिसने उनकी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। शाम का वक्त था। टेरी और उनका बेटा फेंस के पास खड़े थे। तभी उन्होंने मैदान के उस पार एक जानवर को देखा, एक भेड़िया। पर ये कोई आम भेड़िया नहीं, इसका आकार एक घोड़े के बराबर था। वो धीरे धीरे उनकी तरफ आ रहा था। अजीब बात ये थी कि भेड़िया गुस्से में नहीं था, उसमें कोई आक्रामकता नहीं थी, वो बिल्कुल शांत था। टेरी और ग्वेन ने उसे पास आने दिया, यहाँ तक कि उन्होंने उसे सहलाया भी। उसके बाल बहुत गीले और मोटे थे। पर अगले ही पल माहौल बिल्कुल बदल गया। अचानक उस भेड़िए ने कोरल के अंदर अपना सर डाला और एक छोटे से काऊ के बच्चे को जबरे में दबोच लिया। उसने उस बच्चे को आसानी से हवा में उठा लिया, जैसे उसका कोई वजन ही ना हो। टेरी तुरंत भागे और उन्होंने अपनी .357 मैग्नम पिस्टल निकाली। पहली गोली भेड़िए को लगी पर उसने बच्चे को नहीं छोड़ा। टेरी ने दूसरी गोली चलाई। भेड़िया ने बच्चे को जमीन पर रख दिया और पलटकर टेरी को देखने लगा। उसकी आंखों में डर नहीं था, बस एक अजीब सी शांति थी। टेरी ने फिर अपनी बड़ी राइफल निकाली और गोली चलाई। गोली उस जानवर के सीने के आर पार हो गई, पर ना वहाँ कोई खून था, ना वो जानवर जमीन पर गिरा। वो बस धीरे धीरे पीछे मुड़ा और जंगल की तरफ चला गया। टेरी ने उसके कदमों के निशानों का पीछा किया। मिट्टी में उसका बड़े बड़े पंजों का निशान थे, पर अचानक एक जगह पर आकर वो निशान बिल्कुल गायब हो गए, जैसे वो जानवर हवा में उड़ गया। ये तो सिर्फ शुरुआत थी। भेड़िया वाली घटना के बाद रेंज का असली चेहरा और बाहर सामने आया। रात ढलते ही आसमान अपनी शांति खो देता था। शर्मन्स को अक्सर हवा में तैरती हुई रोशनियां दिखती थी, बास्केटबॉल के आकार की ऑरेंज रोशनियां। ऐसा लगता था जैसे कोई आसमान से उन्हें देख रहा है। कभी कभी ये रोशनियां जमीन के बिल्कुल पास आ जाती। इसमें से आवाज़ें आती थी, ऐसी आवाज़ें जैसे लोग आपस में बात कर रहे हो, पर भाषा बिल्कुल अनजान थी। आवाज़ आसमान से आती थी, लगता था जैसे कोई बिल्कुल कान के पास खड़ा हो। लेकिन सबसे खौफनाक था ब्लू ऑर्ब। टेरी ने एक रात देखा कि एक छोटा सा ब्लू ऑर्ब उसके घोड़ों के पास घूम रहा है। उस रोशनी के अंदर एक डर था। टेरी के डॉग्स ने उस रोशनी पर भौंकना शुरू किया और उसके पीछे पीछे झाड़ियों में भाग गए। अंधेरे में डॉग्स की आवाज़ आई, पहले भौंकने की और फिर एक दर्दनाक चीख। उसके बाद सब शांत हो गया। अगली सुबह जब टेरी ने वहां जाकर देखा तो डॉग्स का कोई नामो निशान नहीं था।
ज़मीन पर सिर्फ जली हुई मिट्टी और कुछ पिघली हुई चर्बी के निशान बचे थे। वो ऑर्ब जिंदा जानवरों को मिटा चुके थे। घटना यही तक नहीं रुकी। शर्मन की काऊ अचानक गायब होने लगी और जो मिलती थी उसकी हालत ऐसी होती थी कि देखकर किसी का भी दिल दहल जाए। जानवर के शरीर से उनके ऑर्गन निकाल लिए गए थे, पर किसी वाइल्ड एनिमल के हमले की तरह नहीं। कट बिल्कुल परफेक्ट था, जैसे मानो किसी ने ऑपरेशन किया हो। आसपास जमीन पर खून की एक बूंद तक नहीं मिलती थी, न ही आसपास किसी जानवर या इंसान के पैरों के निशान होते थे। जानवर बस रात में जिंदा होते और सुबह बिल्कुल खाली और बेजान मिलते थे। शर्मन परिवार के लिए ये एक सपना टूटना था। उनकी रोजी रोटी खत्म हो रही थी। रात में उन्हें नींद नहीं आती थी। घर के अंदर भी सुरक्षा नहीं थी। दरवाजे खुद खुलते और खुद बंद हो जाते। सामान अपनी जगह से गायब होकर किसी दूसरी जगह मिलता। बड़े बड़े पेड़ों के पीछे उन्हें ऐसा शैडो दिखता था जो कि इंसान बिल्कुल नहीं था। 3 साल तक शर्मन्स ने ये सब अकेले झेला। वो किसी को बता नहीं सकते थे। उन्हें डर था कि लोग उन्हें पागल बोलेंगे। पर 1996 आते आते उनकी हिम्मत बिल्कुल टूट चुकी थी। वो बैंकरप्ट हो रहे थे। उनका डर अब उनकी बर्दाश्त के बाहर था। फिर ये कहानी बाहर आई। लास्ट वेगस के एक इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट जॉर्ज कैनेप को इस रेंज के बारे में पता चला। जॉर्ज कैनेप वही इंसान था जिसने पहली बार एरिया 51 का स्टोरी न्यूज़ में पब्लिश किया। जब उन्होंने स्किनवॉकर रेंज की कहानी छपाई तो पूरी दुनिया का ध्यान ओनिडा बेसिन के इस सुनसान इलाके पर आ गया। न्यूज़ आने के बाद यूएफओ रिसर्चर, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर और लोग इस रेंज की तरफ आकर्षित होने लगे। पर यह जगह टूरिस्ट के लिए नहीं था। यहाँ का खतरा असली था। कहानी इतनी अजीब थी कि उस पर विश्वास करना मुश्किल था। लेकिन इस न्यूज़ ने एक ऐसे इंसान का ध्यान खींचा जिसके पास इस केस को सॉल्व करने का रिसोर्स था। रॉबर्ट बिजलो, एक बिजनेसमैन, बिलियनियर और एक एरोस्पेस कंपनी का मालिक। बिजलो को स्पेस और पैरानॉर्मल साइंस में हमेशा से इंटरेस्ट था। जब उन्होंने स्किनवॉकर रेंज के बारे में पढ़ा तो उन्होंने बिना वक्त बर्बाद किए शर्मन से ये ज़मीन खरीद ली। बिजलो यहाँ फार्मिंग करने के लिए नहीं आए थे, यहाँ रिसर्च करने के लिए आए थे। उन्होंने एक टीम बनाई, NIDS, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डिस्कवरी साइंस। इस टीम ने टॉप लेवल के फिजिसिस्ट, बायोलॉजिस्ट और एक्स मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑफिसर्स थे। इनका मकसद सिर्फ एक था, रेंज पर होने वाली घटनाओं का एक साइंटिफिक डेटा जमा करना। रेंज को एक ओपन एयर लेबोरेटरी में बदल दिया गया। हर दिशा में कैमरास लगाए गए, ज़मीन में सेंसर्स गाड़े गए, रेडियो फ्रीक्वेंसी मॉनिटर्स और मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्टर्स ऑन कर दिए। अब अगर रेंज पर कुछ भी होता तो वो साइंस के इंस्ट्रूमेंट पर रिकॉर्ड होना चाहिए था। यही इन साइंटिस्ट का मानना था। लेकिन स्किनवॉकर रेंज की अपनी एक अजीब आदत है। ये जानता है कि कब इसे देखा जा रहा है। NIDS टीम ने जल्दी ही ये महसूस कर लिया कि रेंज किसी जिंदा एंटिटी की तरह बिहेव करता है, एक ऐसा इंटेलिजेंस जो साइंस के साथ कोई खेल खेल रहा हो। जब भी टीम किसी जगह पर कैमरा सेट करती, वहाँ महीनों तक कुछ नहीं होता, पर जैसे ही वो लोग इक्विपमेंट हटा लेते, ठीक उसी जगह पर अजीब घटनाएं होने लगती। सबसे हैरतअंगेज बात थी इक्विपमेंट का फेल होना। नए बैटरीज अचानक जीरो पर आ जाते, कंप्यूटर्स बिना किसी वजह के क्रैश हो जाते। एक रात NIDS के 2 रिसर्चर रेंज के एक डार्क स्पॉट पर नाइट विजन इक्विपमेंट के साथ बैठे थे। अचानक उनके पास का टेम्परेचर बिल्कुल गिर गया। उनके अपने ठीक सामने एक अजीब सा साया दिखा, एक बहुत बड़ा फिगर, शैडो फिगर। उन्होंने तुरंत अपना कैमरास उस तरफ किए, पर जैसे ही उन्होंने रिकॉर्डिंग बटन दबाया, सारे इंस्ट्रूमेंट 1 सेकंड में बंद पड़ गए, डेड। उन्होंने अपनी आंखों से उस चीज़ को वहाँ खड़ा देखा, लेकिन उनके पास साबित करने के लिए कोई फुटेज नहीं था। एक और घटना ने सबको हिला दिया। NIDS टीम ने मॉनिटरिंग पोस्ट पर कैमरा लगाए थे। अगली सुबह जब उन्होंने देखा तो कुछ कैमरास के तार कटे हुए थे। उन्होंने बैकअप टेप चेक किया। टेप में रिकॉर्ड था कि एक अजीब सी रोशनी कैमरा के पास आई और उसके बाद वीडियो ब्लैकआउट हो गया। वायर किसी जानवर ने नहीं चबाए थे, उसे बिल्कुल सेफ से किसी टूल से काटा गया था। सालों तक रॉबर्ट बिगलो की टीम वहां रुकी थी। उन्होंने 100 ऑफ पेजेस का रिपोर्ट बनाया, मैग्नेटिक एनोमलीज, अजीब आवाज़ें का साइटिंग, अंडरग्राउंड आवाज़ें, इन सब का डेटा जमा किया। पर सबसे ज़रूरी चीज़ कभी नहीं मिला, एक क्लियर अनडिनाइबल एविडेंस जिससे दुनिया के सामने रखा जा सके। ऐसा लगता था कि रेंज खुद लॉज ऑफ फिजिक्स के मुताबिक नहीं चलता। जब इंसान उसे नापना चाहते,
वो अपना नियम बदल देता। एनआईडीएस के हेड साइंटिस्ट ने एक बार कहा था कि ये एक प्री कॉग्निटिव इंटेलिजेंस है, यानी एक ऐसा ताकत जो पहले से जानती है कि आप अगला कदम क्या उठाने वाले हो। स्किनवॉकर रैंच आज भी उन्हीं रहस्यों के पर्दे में छुपा है। बिगलो के बाद ये रैंच दूसरे मालिकों के पास गया। आज भी वहाँ एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं। नए ड्रोन, ग्राउंड पेनिट्रेशन, रेडार और थर्मल इमेज का यूज़ हो रहा है। कुछ जवाबों के आसपास हम पहुंच रहे हैं, पर असली सच्चाई वो अभी भी वहाँ उसी बंजर मिट्टी में दफन है। कहा जाता है कि कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिन्हें बंद ही रहना चाहिए। उनीटा बेसिन का ये हिस्सा एक ऐसा दरवाज़ा है। इंसान हमेशा सोचता है कि साइंस के पास हर चीज़ का जवाब है। हम सोचते हैं कि हम नेचर और इस यूनिवर्स को पूरा समझ गए हैं, पर जब आप स्किनवॉकर रैंच के उस सुनसान अंधेरे में खड़े होते हैं, जब आसमान में वो खामोश रोशनियाँ अचानक दिशा बदलती है, तो आपको फील होता है कि इस ब्रह्मांड में ऐसे बहुत से ताकत है जिन्हें हम समझ नहीं सकते, ना ही हम कंट्रोल कर सकते हैं। स्किनवॉकर रैंच सिर्फ एक ज़मीन का टुकड़ा नहीं है, ये एक ऐसा सवाल है। हे गाइस, कैसा लगा तुम्हें ये वीडियो? अगर तुम ये वीडियो अभी तक देख रहे हो ना, तो यहाँ पे तुम्हें एक सब्सक्राइब वाला बटन दिखेगा, जल्दी से उस पर क्लिक करके दबाओ। अरे, ये यहाँ कैसे आ गया? नहीं 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 नहीं।